हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे टॉक ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता है इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या होता है। जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो कॉम्बिनेशन होता है दो चार्जेस का। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है, नेचर अपोजिट होता है। दोनों चार्जेस एक डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं और वो जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायपोल लेंथ। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो इलेक्ट्रिक डायपोल पे लगता है टॉक, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया इलेक्ट्रिक डायपोल, ये है नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज। दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, जो नेचर है वो अपोजिट है। अगर ये नेगेटिव है तो ये है पॉजिटिव। यहाँ पर जो रेड कलर की जो लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। तो इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में, तो इलेक्ट्रिक डायपोल पे लगेगा टॉक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल का जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन में लगेगा, और वो जो फोर्स होगा डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, और ये चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो भी डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है और ये जो चार्ज क्यू है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोनों जो फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये हमें पता होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये दोनों जो फोर्सेज है, दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों फोर्सेज अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं और दोनों फोर्सेज अलग अलग लाइन पर एक्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो डायपोल होगा वो अपनी एक्सिस से कर जाएगा रोटेट। तो इसके रोटेशन के साथ एसोसिएटेड जो टॉक होगा उसी के बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डायपोल का जो डायपोल लेंथ है वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम लोग मान लेते हैं वो है थीटा, और ये जो डायपोल का जो डायपोल लेंथ है उसको हमने माना 2L। तो हमें मालूम है जो टॉक होता है वो बराबर में होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें ये तो पता है कि जो फोर्स है वो बराबर में ई इंटू क्यू, मगर अभी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसको हम लोग कैसा फाइंड आउट करें। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए ये नेगेटिव चार्ज से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव चार्ज से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये दोनों जो लाइन होगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कर जाएंगे इंटरसेक्ट। यहाँ पर ये जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का। अगर यहाँ पर अगर हम लोग एंगल अगर कंसीडर करें तो ये जो एंगल है इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा। तो यहाँ पर ये जो हमने जो डिस्टेंस ड्रॉ किया, आई मीन ये जो हमने जो लेंथ ड्रॉ करी और ये दोनों लेंथ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, या फिर ये जो सेगमेंट हमने जो ड्रॉ करी, या फिर हमने जो डिस्टेंस ड्रॉ किया नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच का, ये डिस्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट, अगर ये फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट होता है तो हर एक इंस्टेंट ऑफ रोटेशन के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो भी होगा कांस्टेंट। अगर ये फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड अगर वेरी कर जाता है तो उस केस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो खैर उसके बारे में तो हमें डिस्कस नहीं करना है। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसको हम लोग कैसा फाइंड आउट करें। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें मिल तो गया, इसको फाइंड आउट करने के लिए अगर हम लोग देखें हमें यहाँ पर मिलता है एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, और ये जो हाइपोटेन्यूज है वो है डायपोल लेंथ 2L, और ये है ट्रायंगल का बेस, और ये है ट्रायंगल का परपेंडिकुलर। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें मिल जाता है एक एंगल थीटा। तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर। तो अगर हम लोग साइन ऑफ थीटा कंसीडर करें तो साइन ऑफ थीटा के लिए ये वाला होगा हाइपोटेन्यूज, ये वाला होगा बेस, और जो डी होगा वो होगा परपेंडिकुलर। तो जो साइन ऑफ थीटा होगा बराबर में होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा डी, और जो हाइपोटेन्यूज होगा वो होगा 2L, और ये जो डी होगा बराबर में होगा 2L इंटू साइन ऑफ थीटा। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है वो बराबर में 2L इंटू साइन ऑफ थीटा के। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके जगह हम लोग पुट कर देंगे ये 2L इंटू साइन ऑफ थीटा डी के जगह पे, और फोर्स के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे ये फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो फोर्स के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे ई इंटू क्यू, फिर उसके बाद ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे 2L इंटू साइन ऑफ थीटा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो 2L और जो Q है इसको हम लोग साथ में लिखेंगे क्योंकि हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, और जो E और जो साइन ऑफ थीटा उसको हम लोग साथ में लिखेंगे। तो हमें कुछ इस तरीके का इक्वेशन मिल जाएगा। तो जो Q इंटू 2L है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, और जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी, और जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है वो प्रोडक्ट होता है चार्ज के मैग्नीट्यूड का और डायपोल लेंथ का। चार्ज का मैग्नीट्यूड और डायपोल लेंथ का प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, और हम लोग शो करते हैं कैपिटल लेटर P से। तो यहाँ पर Q इंटू 2L जो बराबर में हो जाएगा P के, और ये E साइन ऑफ थीटा एज इट इज से होगा। तो जो टॉक होगा बराबर में होगा P E साइन ऑफ थीटा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाले रिलेशन को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है ये जो रिलेशन है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एज अ वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। क्योंकि हमें पता है अगर हम लोग दो वेक्टर के बीच का अगर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के बीच का अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो हमें कंसीडर करना होगा दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का जो एंगल है वो। सिमिलरली अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं दो वेक्टर के बीच का, वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के बीच का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड कंसीडर करना होगा और दोनों के बीच का कोसाइन ऑफ एंगल।
सिमिलरली ये वाला जो इक्वेशन होगा आगे जाके कुछ इस तरीके से बन जाएगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एज अ वेक्टर क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ वेक्टर। तो जो टॉर्क लगेगा एक इलेक्ट्रिक डायपोल पर, जब हम लोग वो इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, वो जो टॉर्क होगा वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एज अ वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ वेक्टर, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, हमने पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर क्यों कंसीडर किया? हम लोग ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर ये भी तो सीक्वेंस फॉलो कर सकते थे। तो ये सीक्वेंस फॉलो करने का रीज़न ये है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, अगर हम लोग देखें ये जो डायपोल होगा वो कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फोर्स है वो कुछ इस तरीके से लग रहा है कि जो डायपोल होगा वो ये वाली डायरेक्शन में रोटेट करेगा, हम लोग देख सकते हैं। तो अगर हम लोग ये वाली डायरेक्शन में, यहाँ पर ये जो एरो वो इंडिकेट कर रही है वो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में डायपोल रोटेट करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर ये वाली डायरेक्शन में अगर डायपोल अगर रोटेट करता है और ये वाली डायरेक्शन में अगर हम लोग राइट हैंड की कर्ल्ड फिंगर को अलाइन करें, तो जो थंब होगा वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन, और वो जो डायरेक्शन होगा वो होगा बाहर की तरफ, और वो जो डायरेक्शन होगा वो होगा टॉर्क का डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी अगर बॉडी रोटेट कर रही है और वो उसके रोटेशन की वजह से अगर हमें टॉर्क का डायरेक्शन फाइंड आउट करना हो, तो हम लोग जो राइट हैंड का जो कर्ल्ड फिंगर होती है उसको हम लोग जो डायरेक्शन होता है रोटेशन का वहाँ पर अलाइन करते हैं, वैसा अलाइन करते हैं, और जो थंब होता है वो इंडिकेट करता है टॉर्क का डायरेक्शन। तो ये वाले केस में जो टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एज अ वेक्टर। यहाँ पर हमने कंसीडर किया इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एज अ वेक्टर, चार्ज का मैग्नीट्यूड और डायपोल लेंथ दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एज अ वेक्टर। तो अगर हम लोग राइट हैंड की कर्ल्ड फिंगर को इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एज अ वेक्टर, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एज अ वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ वेक्टर के तरफ अगर कर्ल करते तो हमें एक डायरेक्शन मिलेगा जो कि होगा बाहर की तरफ, और एग्जैक्टली हमें बाहर की तरफ वाला डायरेक्शन चाहिए क्योंकि जो टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो है बाहर की तरफ। तो इसलिए हमने पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर कंसीडर किया, इसलिए यहाँ पर हमने जो सीक्वेंस कंसीडर किया पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर कंसीडर किया। रीज़न फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर हम लोग राइट हैंड की कर्ल्ड फिंगर को इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एज अ वेक्टर क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ वेक्टर के डायरेक्शन में अगर अलाइन करें, तो हम या फिर ये सीक्वेंस में अगर हम लोग अलाइन करें इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एज अ वेक्टर क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ वेक्टर, ये सीक्वेंस में अगर हम लोग राइट हैंड की कर्ल्ड फिंगर को अलाइन करें तो हमें एक डायरेक्शन मिलेगा जो कि होगा बाहर की तरफ, और वो जो डायरेक्शन होगा वो होगा टॉर्क का डायरेक्शन।